अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने क्लस्टर पॉइंट या जिसे हम लिमिट पॉइंट कहते हैं उसको डिटेल से डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। अब हम उसी से रिलेटेड एक थ्योरम जो है वो सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे क्लस्टर पॉइंट से रिलेटेड। लेकिन उस थ्योरम से पहले हमें एक डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक्चुअली ये डेफिनेशन जो है वो चैप्टर 3 में मौजूद है, उसमें भी डिस्कस करनी है हमने, तो बहरहाल इसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको पहले मैं ग्राफिकली बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है वो कैसे कन्वर्ज करती है। आपको पता है कि सीक्वेंस क्या होती है। यूजुअली हम सिंपली जब एफएससी बीएससी में इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सिंपल उसकी डेफिनेशन होती है सीक्वेंस की। तो अब हमने देखना है कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या होती है, ठीक है। तो हम साफ जाहिर है वो जो हमने नेबरहुड का कंसेप्ट जनरेट किया हुआ है, या अब क्लस्टर पॉइंट के कंसेप्ट को लेते हुए या लिमिट पॉइंट जिसे हमने कहा है उसको लेते हुए हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। एक दफा फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ कि सिंपल वर्ड में कि क्लस्टर पॉइंट क्या था, कि अगर हमारे पास ए कोई सबसेट है आर का, तो किसी भी सी पॉइंट जो आर से बिलोंग करता है उसको हम ए का क्लस्टर पॉइंट कहेंगे। कि अगर हम किसी भी डेल्टा रेडियस का नेबरहुड उसके अबाउट ड्रा करें तो कम से कम ए सेट का एक और पॉइंट अदर देन सी जो है वो उस नेबरहुड के अंदर बिलोंग करे, तो फिर हम कहते हैं कि सी जो है वो क्लस्टर पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है सेट ए का। चलिए जी जरा देखते हैं, हमारे पास ये कोई सेट है ए। अब अगर हमारे पास सी कोई पॉइंट है, ये हमारे पास सी कोई पॉइंट है और कोई सीक्वेंस हम लेते हैं। सीक्वेंस आपको पता है कि टर्म्स होती हैं, टर्म्स चलती, ये एक टर्म है, फिर ये टर्म है, फिर ये टर्म है, इस तरह ये टर्म्स जो हैं वो चल रही हैं, ऐसे ऐसे चलती जा रही। ये सीक्वेंस ऑफ टर्म्स जो है वो इधर कन्वर्ज कर रही है। अब ये लेट से इस सीक्वेंस की कोई जनरल टर्म हम एक्स एन कह देते हैं। एन इज 1 2 3, कोई भी जौन से नंबर पर टर्म होगी वही एक्स। 10th टर्म की बात करेंगे तो वो एक्स 10 होगी, 100 टर्म की बात करेंगे तो एक्स 100 होगी एंड सो ऑन। ये अगर हमारे पास ये पॉइंट कोई एक्स है तो सीक्वेंस इस पॉइंट को जब कन्वर्ज करती है तो मैथमेटिकली हम क्या उससे या ग्राफिकली हम उसे कैसे डील करते हैं। हम अगर इस पॉइंट एक्स के अबाउट कोई डेल्टा रेडियस का या एप्सिलॉन रेडियस का, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन यूज किया है तो इधर भी मैं एप्सिलॉन यूज कर रहा हूँ। ये एप्सिलॉन रेडियस का अगर आप कोई ओपन बॉल इसके अराउंड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। अब देखें ये जो बॉल बनी है, सीक्वेंस की जो ये टर्म्स हैं यहां से लेकर यहां तक जो टर्म्स हैं ये इस बॉल से बाहर है। उसके बाद वाली ये टर्म्स जो हैं ये इस बॉल के अंदर आ गई हैं। अब ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं ये एक कंडीशन को फुलफिल करेंगी, और वो कंडीशन क्या है कि एक्स एन माइनस एक्स मॉड दिस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। अब आप देखें, अब इस एन के ऊपर भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये एन कौन सा एन है? मिसाल के तौर पर ये 1000 टर्म्स के बाद जाके जो टर्म्स हैं वो इस बॉल के अंदर आती हैं,
तो ये n जो है वो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 50 टर्म्स के बाद ये आ जाती हैं तो फिर n 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई हर सीक्वेंस के लिए ये नंबर डिफरेंट होगा, तो हम उसको इन जनरली कह देते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन एनी k, और वो k जो है k इज एनी नंबर, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और ये डेफिनेटली उस एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा कि आपने एप्सिलॉन कितना छोटा चूज किया है या कितना बड़ा चूज किया। अब आप ये एप्सिलॉन इतना लिया, अगर एप्सिलॉन आप इतना ले लेते हैं, ये एप्सिलॉन ले लेते हैं, तो साफ ज़ाहिर है आपकी बॉल ये बनेगी, और फिर ये जो n की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। अगर ये लेट से 1000 थी तो ये माइट भी 700 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास n के ऊपर कंडीशन है कि एक खास टर्म्स के बाद टर्म्स उस पॉइंट के इतने करीब हो जाएंगी कि वो इस जो ओपन बॉल आप ड्रॉ करते हैं उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमने ग्राफिकली बात की है कि कोई सीक्वेंस कैसे किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। अब आ जाते हैं जरा वर्बल और रिटन फॉर्म में, कि हमारे पास लेट से एक्स एन जो है वो कोई सीक्वेंस है, उसे कैपिटल एन एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया। अ सीक्वेंस एक्स एन इन आर इज सेड टू बी कन्वर्ज टू एक्स। ये वही पॉइंट एक्स हमने लिया है। x is also from set of real numbers. x is said, Rx is said to be limit of xn. तो ये पॉइंट जो है वो xn की लिमिट भी कहलाता है। ठीक है जी, इस जिस पॉइंट को कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होती है वो उस सीक्वेंस की लिमिट भी कहलाता है। Limit of xn, if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k which is dependent on epsilon, such that for all n greater or equal to k epsilon the terms xn satisfy xn minus x mod is less than epsilon। वही बात जो है वर्बल फॉर्म में लिखी हुई है कि हमारे पास x जो है वो कोई सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारे पास किस पैटर्न पे एप्सिलॉन जो है वो बिहेव करेगा, k क्या आएगा, n कैसा होगा। तो आप ये टोटली डिपेंड एप्सिलॉन पे कर रहा है। एप्सिलॉन आप छोटा करते जाएंगे, साफ है n की वैल्यू ये बड़ी होती जाएगी। आप एप्सिलॉन को बड़ा कर दें तो माइट भी 10 टर्म के बाद सारी टर्म जो है वो उस एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड के अंदर आ जाए। ठीक है, तो this will be satisfied and this x will be called the limit of that sequence. If sequence has a limit, we say that sequence is convergent. अगर हमें कोई लिमिट मिल जाती है सीक्वेंस की तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, अगर नहीं मिलती तो फिर हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। ठीक है जी, अच्छा इसी चीज को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स n दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, ये जो हम एफएससी में या बीएस कैलकुलस में हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो कुछ इस तरह से भी आपने पढ़ी होगी कि लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स n विल बिकम इक्वल टू x। ठीक है, तो एक थ्योरम है जो क्लस्टर पॉइंट से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करना है। पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू। ए नंबर c belongs to R is cluster point of A if and only if there exists a sequence an in A such that limit an is equal to c and an is not equal to c for all n। मतलब ये है कि हम A कोई सबसेट है R का, C उसका क्लस्टर पॉइंट होगा कब, जब हमें एक सीक्वेंस मिल जाए जो उस C को कन्वर्ज कर रही हो। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। हम एक दफा C को क्लस्टर पॉइंट लेके एक सीक्वेंस ढूंढेंगे जो उसको कन्वर्ज करेगी, फिर हम एक सीक्वेंस लेंगे जो उसको कन्वर्ज कर रही होगी कन्वर्स में, और हम C को क्लस्टर पॉइंट जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक हो गया जी।
तो प्रूफ में फर्स्ट वन, इफ C इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ A, हमने C को क्लस्टर पॉइंट सपोज कर लिया है और अब हमने प्रूव ये करना है कि हमें एक सीक्वेंस मिलेगी जो उस पॉइंट C को कन्वर्ज करे, ठीक है। देन फॉर एनी n बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस में नेचुरल नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस के फंक्शन की डोमेन होते हैं, ठीक है जी। n बिलोंग टू n, हम क्या करते हैं, कोई नेबरहुड ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा, 1/n रेडियस का। जैसे हम एप्सिलॉन रेडियस या डेल्टा रेडियस की बात करते हैं, उसी तरह अब हमने उसकी जगह पे 1/n रेडियस का नेबरहुड लिया है। आपको पता है कि नेबरहुड को कैसे लिखते हैं, v इधर रेडियस लिखते हैं और इधर सेंटर उसका लिखते हैं। तो ये c सेंटर पॉइंट है, 1/n उसका रेडियस है, v इज नोटेशन फॉर द नेबरहुड। कंटेन्स एट लीस्ट 1 point an in a अदर देन C, ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट और हुई क्लस्टर पॉइंट वाली डेफिनेशन। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन ये यूज हुई है कि क्लस्टर पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास अगर उसका A के साथ, उसके नेबरहुड का A के साथ हम इंटरसेक्शन लें C को निकाल के, तो कम से कम एक पॉइंट और आना चाहिए, उसको एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये साथ एक और पॉइंट आना चाहिए और वो पॉइंट से हमने an ले लिया। देन an बिलोंग्स टू A एंड an नॉट इक्वल टू C, और क्या करेगा वो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। ये क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है जी। अब और यही जो है वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का वो C बन गया है, ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने C को इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट लेना है और प्रूव ये करना है कि C जो है वो A का क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है। If there exists a sequence an in A minus C पॉइंट निकाल के with limit an is equal to C, then for any delta greater than 0, अब हमारे पास क्या यूज क्या होगा, अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज होगी, ठीक है जी। तो सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है वो ये है, वही आपने उसको लेके चलना है। Any delta greater than 0 there exists a k such that if n is greater or equal to k then an belongs to, अब C जो है वो सीक्वेंस जो है वो C इसके हम नेबरहुड की बात कर लेते हैं कि इसमें वो बिलोंग करेगा। Therefore the delta neighborhood of C contains the points an। अब देखें इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, an हमने जनरल नोटेशन दी है, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस नेबरहुड में होंगे और वो सारे उन पॉइंट्स को हमने an कह दिया, ठीक है। तो कंटेन्स द पॉइंट्स an फॉर दिस विच बिलोंग्स टू A, और साफ जाहिर है क्योंकि ये सारा कुछ सेट A के अंदर पड़ा है तो ये an जितने पॉइंट भी आए हैं वो A को बिलोंग करते हैं। तो अब क्या हो गया कि एक आपने C के अबाउट नेबरहुड लिया डेल्टा रेडियस का, डेल्टा इज आर्बिट्रेरी फॉर एवरी डेल्टा, और उसमें सेट A के कुछ और पॉइंट भी आ गए, तो फिर C क्या हो गया, क्लस्टर पॉइंट प्रूव हो गया। ये डेफिनेशन है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट C इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ A। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। हमारे पास क्लस्टर पॉइंट से रिलेटेड एक ये थ्योरम था। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और क्लस्टर पॉइंट ये लिमिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखें। कोई इशू है तो डिस्कस करें, यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह।